Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, to continue the online session, I would like to also convey you about your precautions concerning the COVID-19 as a pandemic, and I do hope that you also maximum students get vaccinated, and there are still students are not. They will try their best so that they could save himself for the coming this kind of disastrous moments. So students, पिछले वीडियोस में हमने आपको टुवर्ड्स पीस के कंसर्निंग हमने आपको कुछ बातें बताई थी। आपने वांगड़ी मठई के बारे में भी आपने एक शॉर्ट मैनर में, समराइज मैनर में आपने कुछ जाना था। आज उसको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा सा आगे हम उसको बढ़ाएंगे और इसको आप लोग नोट्स बुक में अच्छी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी बात, ये सारी पढ़ाई मैं ऑफलाइन क्लासेस में दे चुका हूँ सर्टेन सेक्शंस में। वो सेक्शंस देयर इज स्टिल, तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, टीचर्स उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे। उसको कंटिन्यू रखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो जिस स्टूडेंट्स का छूटा हुआ है वो भी अभी देख लेंगे। तो it is a kind of revision classes because all syllabus has completed. Every chapters have been covered, and after that we are going to revise. उसी क्रम में आप इस चीज को जानें। और ये जो चैप्टर्स है टुवर्ड्स पीस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था नाम क्यों पड़ा था। अब मैं पॉइंट वाइज और भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आप लोग लिख लेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले वांगड़ी मठई। वांगड़ी मठई एक वैसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को एनवायरनमेंट के प्रति, लोगों की सेवा के प्रति, प्लांटेशन के प्रति अपना जीवन को समर्पित कर दिया। अगर वो चाहती तो जैसा उनका एजुकेशन रहा है वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे ढंग से अपने लाइफ को जी लेती बिना किसी स्ट्रगल का, और वो एक अच्छे जॉब में रहकर बहुत अच्छा पैसा कमाती। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था मानव की सेवा, मानव का कल्याण। She born for the welfare of human beings. That's why she approached this kind of activities. वांगड़ी मठई, जैसा मैंने पिछले वीडियो से बताया था, उसको मैं एक बार रिमाइंड कर दूंगा थोड़ा सा कि उनका जन्म हुआ था 1940 में और डेथ कर गई थी 2011 में। जन्म कहाँ हुआ? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और उस देश का नाम था कीनिया। जैसा आपको मैंने बताया था, कीनिया। सबसे बड़ी चीज है किसी की प्रतिभा। अगर बच्चे में हुनर होता है तो वो प्रतिभा कहीं न कहीं से वो इस चीज को अचीव कर लेता है, और यही चीज वांगड़ी मठई में था। उन्होंने इस चीज को अचीव किया एक लड़की होते हुए, क्योंकि उस समय गर्ल्स को उतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। आज भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसा परिवार में मिलेंगे, लेकिन बहुत कम। लेकिन उस समय अधिक परसेंटेज था। उस परिवेश में पलते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, और करते करते वो स्कॉलरशिप के उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पर उनको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उनको हायर एजुकेशन, शी वाज सेलेक्टेड फॉर द हायर एजुकेशन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
वो गई, शी वॉज द फर्स्ट लेडी, अफ्रीकन लेडी जो were having this kind of designation, and she also got the PhD, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, ये भी उन्हें डिग्री प्राप्त हुआ, उन्होंने अचीव किया। और किसी महिला के लिए, वो भी अफ्रीकन महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसमें कोई थोड़ी भी डाउट की बात नहीं। और जब वो स्कॉलरशिप लेकर अपने कंट्री को वापस आती है, तो अभी वापस का मूवमेंट अभी हम आपको नहीं बताएंगे, एक कदम और आगे ले जाएंगे, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज किस बात के लिए दिया गया? सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज जो है वो किस साल मिला उनको, किस ईयर में मिला? 2004 में, राइट। 2004 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। किस बात के लिए? फॉर हर कंपैशन एंड एफर्ट्स एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट होता है पर्यावरणविद, जो पर्यावरण के बारे में बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं, बहुत सारे कदम उठाते हैं, जैसे कि प्लांटेशन करना, लोगों को इनकरेज करना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, वो बाद में बताएंगे। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट उन्होंने चलाया था, जिसके अंतर्गत पूरे दुनिया में एनजीओ की तरफ से काम किया और बहुत सारे लोग इससे जुड़े थे। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में जो उनका जो एफर्ट था, उसको देखते हुए नोबेल पीस प्राइज मिला। और उसके अलावा भी उन्होंने एज ए फाइटर फॉर डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स, ये भी बात सिर्फ इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में ही को ख्याल में रखते हुए उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। उनका एक और एफर्ट था, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए और मानवाधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और ये सारी बातों को देखते हुए, उनके अचीवमेंट को देखते हुए नोबेल पीस प्राइज मिला 2004 में। उनकी ये एक्टिविटी शुरू से रही है कि हमेशा वो कंसर्न यानी चिंतित रहती थी इन्वायरमेंट के लिए। उनकी ये जो टेंडेंसी थी वो बचपन से थी। क्यों ना हो, किसी को भी टेंडेंसी अगर आती है तो उसका एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, उसको एक ऐसा माहौल भी मिलता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड किया जाता है, या उसको घर के परिवार से वैसा संस्कार मिलता है जिससे उसको इनकरेज करता है। इन्वायरमेंट के प्रति शुरू से वांगरी मठई को बहुत लगाव रहा और वो हमेशा उसके बारे में चिंतित रहती थी। उस चिंता में कब सिर्फ चिंता ही नहीं रहना, चिंतित ही नहीं रहना, कंसर्न ही नहीं रहना, बल्कि प्लांटेशन करना, छोटे छोटे पौधों को, पेड़ों को देखना, समझना, उसको उस पर काम करना, ये भी उनकी अपनी आदतों में थी। इसके अलावा तो लर्न टू रेस्पेक्ट, अब ये जो कंसर्न था एनवायरमेंट के लिए, क्यों कंसर्न था? क्योंकि जानती थी अगर हमारा पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, हमारी कोई पहचान नहीं होगी। लर्न टू रेस्पेक्ट नेचर फ्रॉम हर ग्रैंडफादर एंड अदर्स इन द फैमिली। ये चीज उनको विरासत में मिला, यानी अपने परिवार के सदस्य से मिला। और सबसे बड़े परिवार के जो सदस्य थे, मुखिया थी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर से वो बहुत इंकरेज हुई थी कि किस तरह से नेचर को रेस्पेक्ट, नेचर को हम कैसे रेस्पेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें उनको अपने
इसके अलावा एक पहले की बात है, बहुत जब छोटी थी वो वांगरी मठई, तो एक फिग ट्री था, बड़ा सा फिग ट्री था, ए लार्ज फिग ट्री। वो उनके घर के पास में था, उनके घर के पास में एक लार्ज फिग ट्री था, और वो जो फिग ट्री था वो बहुत ही बेनिफिशियल था। बेनिफिशियल किस सेंस में था? उसके पास में एक स्ट्रीम था, एक झरना था, और वो झरना जो था वो उसमें जो पानी था वो बहुत ही मीठा पानी, मतलब पानी इतना शुद्ध था वो कि उस पानी को पीने के लिए किसी रिफाइन, ये सब रिफाइनिंग की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट लोग जाते थे, यानी एक फिग ट्री जो वांगरी मठई के घर के पास में था, उस ट्री से 200 यार्ड यानी 200 गज की दूरी पर एक झरना था, और वो झरना से इतना शुद्ध पानी निकलता था जिसको लोग डायरेक्टली पानी पीते थे। ये सब होने का वजह क्या था? इसका रूट कॉज ये था कि वो पेड़ का भी असर इस तरह का था जिससे वहां का एनवायरनमेंट जो था काफी एकदम साफ सुथरा था। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जहां पेड़ होते हैं वहां पर हर चीज एक अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है, जैसे बर्ड्स का बसेरा हुआ, चिड़िया वहां पर बास करना शुरू करती है, जंगली जानवर रहते हैं, वहां का एनवायरनमेंट का लेवल, जो एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत न के बराबर रहता है, और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलता है, काम भी मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं फॉरेस्ट से। When he came back to Kenya to teach at the University of Nairobi, ये मैंने लाइन से लिखा कि जब वांगरी मठई हायर एजुकेशन के लिए गई अमेरिका, तो फिर उसे वापस जब आना पड़ा तो एक प्रोफेसर में वो यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में पढ़ाने के लिए, यानी कितने गौरव की बात थी अपने ही कंट्री में उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपने एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को भलाई के लिए वांगरी मठई चाहती तो अमेरिका में ही रहकर हायर एजुकेशन लेकर बहुत अच्छा जॉब कर सकती थी, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन उन्होंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अपने कंट्री में जाकर मैं सेवा करूंगी। और जब वो पढ़ाने के लिए गई नैरोबी में, ये कीनिया जो कंट्री है ना, उसके ये कैपिटल नेम है नैरोबी, ठीक है। वहां पढ़ाने के लिए गई तो उसने देखा वांगरी मठई ने कि बहुत सारा अभी एनवायरनमेंट में बहुत कमी आ गई, उस तरह का पेड़ नजर नहीं आ रहे थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, गरीबी लोगों में काफी और बढ़ गई थी। तो इसका रूट कॉज खोजा तो उन्होंने देखा कि डिफॉरेस्टेशन इसका रूट कॉज है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं डिफॉरेस्टेशन को फिर से रिफॉरेस्टेशन में बदल दूंगी, यानी प्लांटेशन करवाऊंगी, लोगों को इनकरेज करूंगी। और वो किस तरह से आगे इनकरेज करती है वांगरी मठई, ये अगले हम वीडियोस में हम आपसे फिर शेयर करेंगे। तब तक आपका जो होम असाइनमेंट है HW, उसमें आपको क्या करना है, HW में आप जो भी मैंने ये नोट्स लिखे हैं उसको कॉपी में फेयर कर लेंगे और उसको भेज देंगे हमें, ताकि मैं उसको देख लूं और उसको ओके कर सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। इस होम असाइनमेंट को आप लोग जरूर करके और भेज देंगे आज शाम को 7 to 8 आपको लिख